नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पीआईबी के प्रोग्राम में, जहां पर हम पीआईबी की पिछले हफ्ते की जो भी इंपॉर्टेंट खबरें रही हैं उन खबरों पर डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो की शुरुआत और देखते हैं कि आज की हमारी सबसे पहली खबर क्या होने वाली है। और क्योंकि आपको पता है इस बार मॉनसून सेशन जो है वो हमारी लोकसभा और राज्यसभा का चल रहा है, तो मॉनसून सेशन के दौरान जो पीआईबी की अधिकांश खबरें हैं वो खबरें मुख्य तौर पर आपको सरकार की पहली की योजनाओं से जुड़ी हुई नजर आएंगी। तो सरकार पहले से जो योजनाएं संचालित कर रही है उन योजनाओं की जानकारी जो है वो अधिकांशतः इस मॉनसून सेशन के दौरान सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। तो उस पर हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो सरकार ने यहाँ पर बताई हैं। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। आज की जो हमारी सबसे पहली खबर है ये आपका गगनयान प्रोग्राम को लेकर के है, गगनयान मिशन को लेकर के है। सबसे पहले राज्यसभा में सरकार की तरफ से भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर के जानकारी और इसकी प्रगति के संबंध में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रदान की गई। क्या क्या सरकार ने बताया, क्या क्या बातें सरकार ने कही है, उनकी अगर आप बात करें, सबसे पहले सरकार की तरफ से बताया गया कि अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गगनयान कार्यक्रम के दायरे में पहले मॉड्यूल यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 01, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल को के डेवलपमेंट को मंजूरी प्रदान की गई थी। कौन से कार्यक्रम के तहत? गगनयान मिशन के कार्यक्रम के तहत। और इसके प्रक्षेपण कब किया जाएगा? इसके प्रक्षेपण को 2028 के लिए मंजूरी प्रदान की गई थी। इसके अलावा ये भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। भारत पहली बार अपना अंतरिक्ष स्टेशन डेवलप कर रहा है और 2035 तक इसको डेवलप करने के जो टारगेट है वो सरकार की तरफ से डिसाइड किया गया है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखें तो BAS यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 01 का आधारभूत अभिकल्प जो है वो पूरा हो चुका है, यानी कि बेसिक डिजाइन जो है वो पूरा कर लिया गया है। स्वदेशी मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रौद्योगिकियों के विकास पर अभी लगातार कार्य जो है वो इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की अगर आप बात करें तो ये भारत का प्रस्तावित पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन होने वाला है। भारत का पहला स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अब तक भारत के पास कोई भी अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन मौजूद नहीं था। अब तक भारत को जो भी काम करना पड़ता था वो सारा काम आपका दूसरे देशों के अंतरिक्ष स्टेशन पर निर्भर होकर के करना पड़ता था। जैसे खासतौर पर आपका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हो गया, उस पर भारत काफी ज्यादा निर्भर था। लेकिन अब भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन जो है वो बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत की तरफ से कौन बना रहा है इसको बनाने का काम इसरो को दिया गया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को यह काम दिया गया है। इसका उद्देश्य भारत को दीर्घकालिक मानव अंतरिक्ष मिशनों, अंतरिक्ष अनुसंधान और माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है, सेल्फ रिलायंस बनाना है। यानी कि अभी भी भारत एक्सपेरिमेंट कर रहा है लेकिन अभी भारत जो है वो दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहता है। लेकिन अब सरकार का प्रयास यह है कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इस तरीके के प्रयास करने के लिए भारत को किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहना पड़े और भारत अपनी ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये सारे एक्सपेरिमेंट कर सके। तो यहां पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित किया जा रहा है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यह भी याद रखना है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में टोटल 5 मॉड्यूल आपके शामिल होंगे। कितने मॉड्यूल हैं? टोटल 5 मॉड्यूल यहां पर शामिल होने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। गगनयान मिशन की हमने बात की, भारत के अंतरिक्ष स्टेशन की हमने बात की। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगली खबर के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और पीएम कुसुम स्कीम को लेकर के है। इसमें खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि राज्यसभा में सरकार की तरफ से जानकारी प्रदान की गई कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान यानी कि पीएम कुसुम स्कीम और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य योजनाओं के साथ अभिसरण, कन्वर्जेंस किया जा रहा है ताकि इन योजनाओं का लाभ जो है अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। तो अभिसरण का मतलब क्या होता है? अभिसरण का बहुत सामान्य सा मतलब यह है कि सरकार जो है पहले से बहुत सारी योजनाओं को संचालित कर रही है, उन सभी योजनाओं को अब इन 2 मुख्य योजनाओं के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, एकीकृत कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि रिसोर्सेज की बर्बादी नहीं होगी, बेहतर तरीके से हम योजनाओं को टारगेट कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को हम जो है इसमें कवर कर पाएंगे, ज्यादा खर्चा यहाँ पर नहीं होगा, ज्यादा रिसोर्सेज जो है आपके खराब नहीं होंगे। तो ये तमाम बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम दोनों स्कीम्स के बारे में बात कर लें। एक तो पीएम कुसुम स्कीम है, दूसरा प्रधानमंत्री मुफ्त घर बिजली योजना है। दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पीएम कुसुम स्कीम की अगर आप बात करें, पीएम कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म यहां पर आपके सामने लिखी हुई है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। यह है पीएम कुसुम स्कीम। पीएम कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म सबसे पहले हमको पता होनी चाहिए, वो हमने देख ली है। अब पीएम कुसुम स्कीम में होगा क्या, उसके फीचर्स क्या हैं? पीएम कुसुम स्कीम के तहत किसानों को सौर ऊर्जा, सोलर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाता है। तो अगर आपसे कोई संक्षेप में पूछे कि पीएम कुसुम स्कीम क्या है, तो आपको संक्षेप में यह बताना है कि पीएम कुसुम स्कीम जो है वो भारतीय किसानों में आपका जो सिंचाई की सुविधा है उसको आपका फ्यूल से चेंज करके रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेकर के जाना है। जहां पर सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो सिंचाई के उपकरण हैं उनको हम सोलर ऊर्जा आधारित बना सकें। तो इतना ही यहां पर आपको याद रखना है। इस पूरी योजना में
कृषि क्षेत्र में डिजिटल और पारंपरिक जो परंपरागत बिजली जो उपकरण होते हैं उन पर निर्भरता को कम करना है, जैसे जो आपका जैव ईंधन आधारित उपकरण है उन पर निर्भरता को कम करना है, किसानों की आय में वृद्धि करना है और स्वच्छ ऊर्जा यानी कि क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। ये हो गया आपका पीएम कुसुम स्कीम। दूसरी है आपकी प्रधानमंत्री मुफ्त घर बिजली योजना। प्रधानमंत्री मुफ्त घर बिजली योजना की अगर आप बात करें तो ये घरों की छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी कि बेसिकली यहां पर सिंपल सा प्रयास ये है कि भारत में जितने भी आपके घर हैं लगभग 1 करोड़ घरों को यहां पर टारगेट किया गया है। 1 करोड़ घरों की छतों पर हम जो है सोलर पैनल स्थापित कर पाए, इसके लिए सरकार की तरफ से ये पूरी योजना शुरू की गई थी। उपभोक्ताओं को स्वच्छ बिजली यहां पर उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली का जो खर्च है, जो आपका बिजली का बिल आता है, उस बिल में भी कमी आएगी क्योंकि आप जो है दूसरों पर निर्भर नहीं है। आप जो है आपका जो दूसरी जो बिजली कनेक्शंस आते हैं उस पर आप निर्भर नहीं है। आप अपनी बिजली खुद अपने घर में बना रहे हैं, तो घर में बिजली का जो बिल है वो कम होगा, स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। अतिरिक्त बिजली जो है, अगर आप कोई ज्यादा बिजली उत्पादित करते हैं तो उसको ग्रिड पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, तो इससे आपको आय के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है कि आपका ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है ये क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं। अब यहां पर बहुत सारी योजनाओं का अभिसरण जो है वो इन दो योजनाओं में किया जा रहा है। तो कौन कौन से मंत्रालयों की योजनाओं को आपस में इंटीग्रेट किया जा रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं। इसमें आपका सबसे पहले सहकारिता मंत्रालय की जो योजनाएं हैं उनको इंटीग्रेट किया जाएगा, पंचायती राज मंत्रालय की योजनाओं को, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की योजनाओं को और ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाओं को यहां पर कन्वर्ज किया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि कौन कौन से मंत्रालयों की योजनाओं को यहां पर कन्वर्ज करने का प्रयास सरकार करने वाली है। तो हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की भी बात कर ली है, हमने पीएम कुसुम योजना की भी बात कर ली है। चलिए यहां से बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना यह है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है ISGS फाउंडेशन कोर्स। ये जो कोर्स है, ये कोर्स मुख्य तौर पर एक फाउंडेशन कोर्स है जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा। इसमें हम मेंस और प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक कवर करने वाले हैं, जहां पर आपको 400 प्लस स्ट्रक्चर्ड क्लासेस में पूरा कोर्स कवर कर दिया जाएगा। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के नोट्स मिलेंगे, नोट्स आपके घर तक प्रिंटेड फॉर्म में पहुंचा दिए जाएंगे। इसमें आपको जो है प्रैक्टिस सीरीज मिलेगी, इसमें आपको क्विक नोट्स की सीरीज मिलेगी, इसमें आपको ऑनलाइन जो है आपके आंसर्स को इवैल्यूएट कराने की सुविधा होगी, इसमें AI पावर्ड लर्निंग आपको मिलेगी और इसके साथ साथ करंट अफेयर का 3 साल का एक्सेस जो है वो इस पूरे कोर्स में आपको मिलने वाला है। तो एक बहुत ही शानदार पैकेज यहाँ पर मौजूद है। अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर आप नोट करके रखिए 8750187501। तो ये नंबर हुआ हमारा, इस पर आपको जानकारी मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये मुख्य तौर पर आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात करता है और नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में भी विशेष तौर पर हाइड्रोजन व्हीकल्स पर यहां पर बात की गई है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले खबर अगर आप देखें चर्चा में क्यों आई है, खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि लोकसभा में सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन यानी कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत सड़क परिवहन क्षेत्र में चल रही हरित हाइड्रोजन आधारित पायलट परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी प्रदान की है। तो मुख्य तौर पर नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की जानकारी दी गई है और उसमें भी जो हाइड्रोजन व्हीकल्स होते हैं उसको लेकर के सरकार क्या कर रही है उसकी जानकारी यहां पर जो है सरकार ने प्रदान की है हमारी संसद में। तो क्या क्या जानकारियां दी गई हैं उन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है क्या उसको एक बार हम देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की अगर आप बात करें, इसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा देश को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र ग्लोबल हब बनाने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया था। इसका टारगेट अगर आप देखें, इसका लक्ष्य है कि भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, जीवाश्म ईंधनों पर भारत की निर्भरता को कम करना, परिवहन क्षेत्र का डीकार्बोनाइजेशन करना। डीकार्बोनाइजेशन का क्या मतलब होता है? डीकार्बोनाइजेशन का मतलब होता है कि जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करना, उसमें गिरावट करना। तो डीकार्बोनाइजेशन यहां पर किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का, हरित उद्योग का विकास किया जाएगा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल करने का प्रयास किया जाएगा, एनर्जी सेल्फ रिलायंस पर जो है ध्यान दिया जाएगा और 2070 तक हमारा जो नेट जीरो का टारगेट है उसको प्राप्त करने में भी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। ये हमने देखा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत जो सड़क परिवहन का कंपोनेंट है उसमें 2 प्रकार के वाहनों को शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 2 प्रकार के वाहन आपके शामिल हैं। इसमें सबसे पहला है आपका फ्यूल हाइड्रोजन सेल वाहन। फ्यूल हाइड्रोजन सेल वाहन यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल। हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल की अगर आप बात करें, ये व्हीकल आप बेसिकली आपका इसमें हाइड्रोजन जो है इस्तेमाल किया जाएगा, हाइड्रोजन से बिजली उत्पन्न की जाएगी और बिजली उत्पन्न करके जो आपका विद्युत है
उससे उस विद्युत से जो है गाड़ी का संचालन किया जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, पहले आप हाइड्रोजन लेंगे, हाइड्रोजन को आप जो है हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके आप उससे बिजली उत्पन्न करेंगे और बिजली से आप गाड़ी को संचालित करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि इसमें कोई भी उत्सर्जन आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी एमिशन नहीं होगा, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड, कोई भी ग्रीन हाउस गैस का एमिशन नहीं होगा। इसमें केवल वाटर वेपर्स का उत्सर्जन होगा, केवल जलवाष्प का उत्सर्जन होगा, तो जो कि बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। इसके अलावा इसकी ऊर्जा दक्षता जो है वो काफी ज्यादा है, एनर्जी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है और इसमें प्रदूषण बहुत कम है। ये इसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो एक तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल के पर जो है इसमें ध्यान दिया जा रहा है। दूसरा इसमें ध्यान दिया जा रहा है हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन वाहन, यानी कि हाइड्रोजन इंटरनल कंबल्शन इंजन। हाइड्रोजन इंटरनल कंबल्शन इंजन में क्या होगा, इसमें यह होगा कि आपका आंतरिक दहन इंजन में हाइड्रोजन का इस्तेमाल करेंगे, यानी होगा आपका इंटरनल कंबल्शन इंजन। जैसे अगर आप देखें वर्तमान समय में जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, पेट्रोल और डीजल जो गाड़ियां हैं उनमें जो इंजन हम इस्तेमाल करते हैं उसको इंटरनल कंबल्शन इंजन कहा जाता है, क्योंकि उसमें आपका जो इंजन के अंदर आपको दहन देखने को मिलता है, जिसके बाद ऊर्जा उत्पन्न होती है और गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। इसको इंटरनल कंबल्शन इंजन कहा जाता है। और तो आप ये जो आपका ये हाइड्रोजन आधारित इंटरनल कंबल्शन इंजन है, ये भी सेम मेथड पे काम करेगा, लेकिन इसमें आपका पेट्रोल या डीजल की बजाय हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा। ये बेसिक सा डिफरेंस है यहाँ पर। इसका फायदा क्या रहने वाला है, इसका फायदा ये रहेगा कि इसको मौजूदा तकनीक पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखें जो आपका हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल है, ये इसके लिए आपको अलग तरीके के इंजन डिजाइन करने पड़ेंगे, अलग तरीके की गाड़ी डिजाइन करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो आपका हाइड्रोजन आधारित इंटरनल कंबल्शन इंजन है, इसके लिए आपको अलग तरीके से गाड़ियां डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, अलग तरीके से इंजन नहीं डिजाइन करना है। ये पहले से डिजाइन हुए इंजन में ही काम कर सकता है, तो टेक्नोलॉजी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। भारी वाहनों के लिए बहुत उपयोगी है और जो ट्रांजिशन है वो बहुत सरल है। आसानी से आप जो है जो आपका पेट्रोल आधारित इंटरनल कंबल्शन इंजन है उससे आप हाइड्रोजन आधारित इंटरनल कंबल्शन इंजन में ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ट्रांसमिशन जो है वो बहुत आसान है। तो ये दो प्रकार के वाहनों की हमने बात की, जिन वाहनों पर डिस्कशन हो रहा है किसमें, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत। चलिए अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक ओवरऑल आपका भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी उपलब्धियां क्या रही हैं उनके बारे में बात करता है। ये जानकारी भी सरकार की तरफ से हमारी संसद को प्रदान की गई। तो लोकसभा में सरकार ने बताया कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत ने डिजिटल सेवाओं, वित्तीय समावेशन और अंतिम छोर तक सेवा वितरण को मजबूत किया है। तो किस तरीके से भारत का जो पूरा आपका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम है वो कैसे कितना पावरफुल हो चुका है, ये जानकारी कुछ आंकड़े जो है वो सरकार ने प्रदान किए थे। ये आंकड़े आपके मेंस के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स के एग्जाम में अगर आप इन आंकड़ों को लिखते हैं तो आपका आंसर जो है वो और बेहतर हो जाएगा। तो सारे आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कहीं पर नोट करके रखिएगा, आप इसको कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर कर पाएंगे। सबसे पहले अगर आप देखें यहाँ पर भारत का जो सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो है आधार। तो आधार कार्ड धारकों की संख्या भारत में कितनी हो गई है, सरकार ने बताया कि भारत में आधार कार्ड धारकों की जो संख्या है वो 144 आधार कार्ड संख्या जो पहचान संख्या जो है, आधार आईडीज जो हैं, 144 करोड़ आधार आईडीज जो हैं वो अब तक भारत में जारी किए जा चुके हैं। यानी कि लगभग आप कह सकते हैं कि भारत के हर एक व्यक्ति के पास वर्तमान समय में आधार कार्ड आईडी मौजूद है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा आपका यूपीआई जो है, यूपीआई भारत में बहुत बड़ा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो भारत में यूपीआई के यूजर्स की संख्या को तो हमने पहले भी देखा था, पहले भी पीआईबी में ये पूरे आंकड़े आए थे। तो बताया गया था कि भारत में यूपीआई की यूजर्स की जो संख्या है वो आपको याद रखनी 55.49 करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं। तो भारत में यूपीआई यूजर्स कितने हैं, 55 करोड़ यूपीआई यूजर्स भारत में आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर डिजी लॉकर्स की अगर आप बात करें, भारत में लगभग 71.76 करोड़ डिजी लॉकर पंजीकृत उपयोगकर्ता आपको देखने को मिलेंगे। यानी लगभग 77 करोड़ लोग जो हैं भारत में डिजी लॉकर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो डिजिटल एक जगह पर सेफ मौजूद हैं। तो 77 करोड़ लोग जो हैं वो डिजी लॉकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। लगभग 5 लाख सामान्य सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर जो हैं वो आपको भारत भर में देखने को मिलेंगे। और ये कॉमन सर्विस सेंटर मुख्य तौर पर आपका भारत के उन इलाकों में काम करते हैं जहां के लोग जो हैं वो सामान्यतः सरकार की सेवाओं को डिजिटल रूप में प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते, जहां पर लिटरेसी रेट बहुत कम होता है, जहां पर डिजिटल लिटरेसी बहुत कम होता है, वहां पर सरकार इन कॉमन सर्विस सेंटर को स्थापित करती है ताकि सामान्य लोग जो हैं वो सरकार की सेवाओं को डिजिटल रूप से प्राप्त कर सके। तो भारत में लगभग 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर काम करते हैं।
इसके अलावा अगर भारत नेट सक्षम ग्राम पंचायतों की बात करें, यानी कि ऐसी ग्राम पंचायतें जहां पर भारत सरकार द्वारा इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, इनकी संख्या भारत में लगभग 2.21 लाख के आसपास है। इसके अलावा उमंग सेवाओं की अगर आप बात करें, सरकार का एक प्लेटफॉर्म है उमंग प्लेटफॉर्म, जहां पर सरकार एक ही प्लेटफॉर्म पर लगभग 2575 सरकारी सेवाएं एक ही जगह पर उपलब्ध कराती है। यह भी भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उमंग ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप के माध्यम से आप भारत सरकार की बहुत सारी सेवाओं को एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफॉर्म पर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा उमंग सेवाएं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि आपका जो सरकार की तरफ से पूरा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार किया गया है, ये डिजिटल इकोसिस्टम भारत के विकास में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर रहा है। इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं वो अगर आप देखें, इसका सबसे पहला बेनिफिट है कि आपको समावेशी शासन देखने को मिलेगा, यानी कि इंक्लूसिव गवर्नेंस देखने को मिलेगा। भारत के जो सामान्य लोग हैं वो भी सरकार के साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन देखने को मिलेगा, वित्तीय समावेशन देखने को मिलेगा। सामान्य लोग जो हैं उनके पास भी अब बैंक खाते मौजूद है, उनके पास यूपीआई की सुविधा मौजूद है, यानी कि एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य आपका जो स्ट्रीट वेंडर है वो भी डिजिटल इकोसिस्टम में योगदान दे पा रहा है, वो भी डिजिटल माध्यम से अपने जो पैसे हैं प्राप्त कर पा रहा है, डिजिटल माध्यम से पेमेंट कर पा रहा है। तो ये वित्तीय समावेशन का एक एग्जांपल है। इसके अलावा आपका भारत के सिस्टम में जब चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं, चीजें जब सारी ऑनलाइन मौजूद हैं, तो कोई भी उसकी जांच कर सकता है, कोई भी उसको देख सकता है। तो इससे एक फायदा ये भी होता है कि पारदर्शिता भी बढ़ती है, इससे ट्रांसपेरेंसी आती है, इससे हमारी जो डिजिटल इकोनॉमी है वो और ज्यादा मजबूत होगी और ग्रामीण सशक्तिकरण आपको देखने को मिलेगा, रूरल एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो हैं वो आपका ऊपर से लेकर के नीचे तक जो आपके तमाम एलिमेंट हैं उनको एम्पावर करती हैं। तो इसमें ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण एम्पावरमेंट भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये हमने देखा कि सरकार की क्या उपलब्धियां रही हैं डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला जो हमारा टॉपिक है ये पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को लेकर के है, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम को लेकर के है। सबसे पहले ये खबर चर्चा में क्यों आई है उसकी अगर आप बात करें तो सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम की प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी जो है वो हमारी संसद को प्रदान की है। तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की हम बात करते हैं, स्कीम की खास बात क्या है, इसमें क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे उनको एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये शिक्षा मंत्रालय की एक योजना है। एक तो यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि कोई स्कीम जो है वो कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हालांकि यहाँ तो नाम से भी आप पहचान जाएंगे कि पीएम विद्या लक्ष्मी की बात हो रही है, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है, तो ये शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगी। तो ये शिक्षा मंत्रालय की एक स्कीम है जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्रों को, जो आपके बेहतर पढ़ाई लिखाई करने वाले छात्र हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन छात्रों को जो आपके शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनमें बिना संपार्श्विक यानी कि बिना लोन और बिना गारंटर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना है। तो ये जो पूरी स्कीम है पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, ये मुख्य तौर पर एजुकेशन लोन के आसपास जो है केंद्रित है। साथ ही इसमें पात्र विद्यार्थियों को इंटरेस्ट सबवर्जन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। इंटरेस्ट सबवर्जन का क्या मतलब है? इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपका जो सामान्य एजुकेशन लोन होता है उसमें मान लीजिए आपका 5% की दर से आपको लोन मिलता है, तो अगर आप इस स्कीम के तहत पात्र हैं तो यहाँ पर आपको हो सकता है 2.5% की दर से लोन मिल जाए, 2% की दर से लोन मिल जाए। तो इसका मतलब होता है कि इंटरेस्ट कम लेवल पर देना, कम इंटरेस्ट को कम कर देना, उसको इंटरेस्ट सबवेंशन कहा जाता है। तो इस पूरी योजना के तहत इंटरेस्ट सबवेंशन की सुविधा जो है वो भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा ये एक डिजिटल शिक्षण ऋण मंच है, एक ऑनलाइन मंच है जिसके माध्यम से एक विद्यार्थी एक ही पोर्टल पर ऋण का आवेदन भी दे सकता है, ऋण की स्थिति क्या है उसका पता भी लगा सकता है, ब्याज कितना है उसका पता लगा सकता है, ब्याज अनुदान प्राप्त कर सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है। तो एक ही प्लेटफॉर्म पर आप बहुत सारे काम जो है करा सकते हैं। तो सिंगल प्लेटफॉर्म स्कीम के तौर पर ये काम करता है। ऋण की शर्तें अगर आप देखें कि आपका कंडीशंस क्या होती हैं, किन कंडीशंस के आधार पर आपको ऋण मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका जो आपकी डिग्री डिप्लोमा जो भी है उसमें कोई शर्त नहीं है, यानी कि आप किसी भी डिग्री के लिए, किसी भी डिप्लोमा के लिए, किसी भी कोर्स के लिए, किसी भी आप चीज के लिए इसके तहत लोन ले सकते हैं। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि आपको आईआईटी की डिग्री के लिए ही लोन मिलेगा या आपको आईआईएम की डिग्री के लिए ही लोन मिलेगा, आप किसी भी चीज के लिए लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ऋण की जो राशि है इसका भी कोई अधिकतम सीमा नहीं है, यानी कि आप कितना भी अमाउंट जो है वो लोन के तौर पर ले सकते हैं। ये चीजें डिसाइड करती हैं कि आपके जो कॉलेज है उसका फीस कितनी है, आपका जो पाठ्यक्रम है उसकी फीस कितनी है, आपका छात्रावास की फीस कितनी है, भोजन, जीवन यापन, लैपटॉप, इन तमाम चीजों का जो कॉस्ट है इनके आधार पर आपका जो लोन है वो अमाउंट तय किया रहता है। तो कोई कंडीशन यहां पर नहीं कि आप इतना ही लोन ले सकते हैं। ये भी एक अच्छी बात इस पूरी स्कीम में आपको देखने को मिलेगी। ऋण गारंटी की अगर आप बात करें तो सरकार जो है
वो लगभग 7.5 लाख तक का जो लोन है, इतने लोन पर जो है 75% तक की ऋण गारंटी प्रदान करती है। इतने लोन पर 75% तक की गारंटी जो है वो सरकार प्रदान करती है। पुनर्भुगतान की अगर आप बात करें, सबसे पहले आपको पैसे वापस कब करने हैं? सबसे पहले जो आपका पूरा पढ़ाई है वो आपको पूरा कर लेना है। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की डिग्री कर रहे हैं, 4 साल की आपकी डिग्री है, तो पहले तो 4 साल तक आपको कोई लोन नहीं देना है। उसके बाद आपका 1 साल और आपको छूट मिलेगी, 1 साल और आपको मोरिटोरियम मिलेगा, तो 5 साल तक आपको लोन नहीं देना है, और 5 साल के बाद आपको लोन देना शुरू करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और अधिकतम जो है लोन देने के लिए आप 15 वर्षों की पुनर्भुगतान अवधि का चयन कर सकते हैं। अधिकतम 15 साल तक आप जो है वो लोन को चुका सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। तो हमने पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम की बात की कि पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या है और इसके क्या फीचर्स जो हैं वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। चलिए यहां से बढ़ा जाए आगे, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका बात करता है भारत के रिकॉर्ड एक्सपोर्ट को लेकर के। सरकार की तरफ से भारत के एक्सपोर्ट के आंकड़े जारी किए गए हैं और ये आंकड़े बताते हैं कि भारत ने जो एक्सपोर्ट है, जो निर्यात है, उसका रिकॉर्ड आंकड़ा यहां पर प्राप्त किया है। क्या आंकड़े सरकार ने साझा किए हैं वो अगर आप देखें, सरकार ने लोकसभा में बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने अब तक सर्वाधिक निर्यात दर्ज किया है। भारत ने अब तक सर्वाधिक, सबसे रिकॉर्ड, सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट जो है वो यहां पर भारत की तरफ से दर्ज किया गया। अगर आप देखें भारत का कुल निर्यात कितना रहा, भारत का कुल निर्यात रहा 863.1 अरब डॉलर। कितना? 863.1 अरब डॉलर निर्यात जो है वो भारत की तरफ से किया गया, जिसमें वस्तुओं का निर्यात जो रहा वो आपका 441.8 अरब डॉलर रहा, जबकि सेवाओं का निर्यात जो था वो आपका 421.3 अरब डॉलर रहा। यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत के टोटल निर्यात में, भारत के कुल निर्यात में वस्तुओं का निर्यात ज्यादा रहता है या सेवाओं का निर्यात ज्यादा रहता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत के कुल निर्यात में वस्तुओं का निर्यात ज्यादा रहता है। इतना ज्यादा अंतर नहीं है लेकिन फिर भी आपका अंतर तो है। तो वस्तुओं का निर्यात ज्यादा रहता है और सेवाओं का निर्यात कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम रहता है। इतना पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। सरकार ने यह भी बताया कि हाल के समय में भारत सरकार की तरफ से जो मुक्त व्यापार समझौते किए गए हैं उनके कारण भारतीय निर्यात को बढ़ाने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका मिली है। और इसके साथ साथ भारत के निर्यात विविधीकरण, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन भी भारत का आपको देखने को मिला है। पिछले कुछ समय में भारत ने जो 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 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं उनके एक बार हम बात करें और उनसे भारत को क्या फायदे हुए हैं वो अगर आप देखें, तो जैसे आपका एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है भारत का, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में सेपा पर साइन हुए थे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसका परिणाम ये रहा है कि भारत और जो संयुक्त अरब अमीरात है इसके बीच में निर्यात की जो टोटल वैल्यू है वो 37.3 अरब डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। इसके अलावा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ईटीसीए पर साइन हुए थे, जिसकी वजह से जो आपका टोटल जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन है वो लगभग 2.7 लाख सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन जारी किए गए हैं। इसके अलावा भारत और मॉरिशस के बीच में सेस्पा पर साइन हुए थे, भारत ओमान के बीच में सेपा पे साइन हुए थे। इसकी इंपॉर्टेंट डेटा यहां पर इन्होंने दिया था जिसमें बताया गया था कि भारत और ओमान के बीच में जो सेपा साइन हुआ था वो 1 जून 2026 से प्रभावी हुआ था, 1 जून 2026 से प्रभावी हुआ था। और अगर आप जून 2026 के आंकड़े देखें, जून 2026 में जो भारत का निर्यात था ओमान को, वो मई 2026 की तुलना में 54.7% ज्यादा था। यानी कि एक महीने के भीतर जब इस समझौते को इंप्लीमेंट किया गया उसके एक महीने के भीतर भारत को जो निर्यात था ओमान से उसमें 54% की ग्रोथ आपको देखने को मिली थी। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था। इसके अलावा भारत और ईएफटीए के बीच में आपको एक एग्रीमेंट देखने को मिला था, जिस एग्रीमेंट की वजह से जो आपके गैर कृषि उत्पाद थे उनको 100% शुल्क मुक्त जो है पहुंच प्राप्त हुई थी भारत को। तो ये एक बेनिफिट यहां पर भारत को आपको देखने को मिला था। तो तमाम एग्रीमेंट आपको याद रखने हैं, किन किन देशों के साथ भारत ने एग्रीमेंट किए हैं और उनसे क्या क्या फायदे हुए हैं वो भी यहां पर हमने देख लिए हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है ये सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को लेकर के है। इसकी जानकारी भी सरकार की तरफ से लोकसभा में प्रदान की गई थी। ये खबर चर्चा में इस वजह से आई क्योंकि लोकसभा में सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी द्वारा सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल पर आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली इंटीग्रेटेड वार्निंग सिस्टम जो है वो संचालित किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल से सेल प्रसारण चेतावनी प्रणाली यानी कि सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम द्वारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों के मोबाइल पर भौगोलिक लक्षित चेतावनियां जो हैं वो भेजी जाती हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका कि सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम क्या है।
सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम क्या है उस पर हम बात करते हैं। तो सेल प्रसारण चेतावनी प्रणाली जो है ये एक ऐसी सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है जिसके माध्यम से किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में, किसी जियो टारगेटेड एरिया में सभी उपस्थित मोबाइल फोन पर एक साथ आपदा संबंधी चेतावनी संदेश जो है वो आपके भेजे जाते हैं। जैसे आपको याद होगा बीते दिनों ऐसा हुआ भी था, सरकार ने इस पूरे सिस्टम को टेस्ट किया था, जहां पर आपके फोन पर लगातार एक साथ सभी लोगों के फोन पर एक साथ जो है वो आपको मैसेजेस देखने को मिले थे, जहां पर सरकार ने मैसेजेस के माध्यम से लोगों को बताया था कि वर्तमान समय में हम इस तरीके का टेस्ट कर रहे हैं और भविष्य में अगर कभी आपके क्षेत्र में कोई आपदा आती है तो इसी तरीके का मैसेज जो है वो आपके फोन पर आएगा। तो ये बड़ा टेस्ट यहां पर सरकार करती है और सबसे खास बात यहां पर ये होती है, ये सारा टेस्ट जो है ये आपका लोकल लैंग्वेज में किया जाता है। यानी कि अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो मराठी में आपको संदेश आएगा, अगर आप बिहार में रहते हैं तो आपको बिहार में जाहिर तौर पर हिंदी में आपको संदेश आएगा, अगर आप मणिपुर में रहते हैं तो मणिपुरी में आपको संदेश आएगा। तो आपकी जो स्थानीय भाषा है वहां के लिए आपका ये पूरा सिस्टम जो है वो तैयार किया गया ताकि सामान्य लोग भी जो है वो उसको पढ़ सकें। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसका संचालन कौन करता है? इसका संचालन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए द्वारा जो सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल विकसित किया गया है उसके आधार पर इसको संचालित किया जाता है। इस प्रणाली में टोटल 5 जो आपकी संदेश चेतावनी उत्पन्न करने वाली एजेंसियां हैं उनको शामिल किया गया है, उनको शामिल किया गया और उसके साथ साथ जो आपका सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो एसडीएमएज हैं यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं उनको शामिल किया गया है। अब ये 5 एजेंसीज कौन कौन सी हैं इनके नाम भी हमको पता होने चाहिए। इसमें आपका सबसे पहले है भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो कि मौसम को लेकर के चेतावनी जारी करता है, उसको भी यहां पर शामिल किया गया है। केंद्रीय जल आयोग सेंट्रल वाटर कमीशन जो कि फ्लड को लेकर के चेतावनी जारी करता है उसको भी यहां पर शामिल किया गया है। फिर भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र जिसको इनकॉइस कहा जाता है, ये भारत में आपका चक्रवात को लेकर के या आप जो ज्वार भाटे है उसको लेकर के चेतावनी जारी करता है तो उसको भी यहां पर शामिल किया गया है। राष्ट्रीय भू सूचना अनुसंधान केंद्र को अनुसंधान प्रतिष्ठान को यहां पर शामिल किया गया है जो कि भारत में आपका जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, लैंडस्लाइड हो गया, आपका भूकंप हो गया, इनको लेकर के चेतावनी जारी करता है। और फिर आपका भारतीय वन संरक्षण को इंडिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी यहां पर शामिल किया गया जो कि भारत में वनों से जुड़ी चेतावनी जारी करता है। तो 5 संस्थान हैं जो कि भारत में अलग अलग आपदाओं को लेकर के चेतावनी जारी करते हैं। उन 5 संस्थाओं को और इसके साथ साथ हर एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहां पर शामिल किया गया है और एनडीएमए इसका संचालन करता है। कौन? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसका संचालन करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हमने देखा सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम के बारे में। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो हमारा टॉपिक है ये बेसिकली भारत के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन को लेकर के है। सबसे पहले ये खबर चर्चा में क्यों आई है वो एक बार हम देख लेते हैं। ये खबर चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि दूरसंचार विभाग और मध्य प्रदेश ने ग्वालियर में भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र यानी कि टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ये जोन स्थापित कहां पर किया जाएगा? तो टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। कहां पर स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थापित किया जाएगा। दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र होता क्या है वो भी हमको पता होना चाहिए कि टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग जोन होता क्या है। टेलीकम्युनिकेशन मैन्युफैक्चरिंग जोन जो है ये एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र होगा, एक स्पेशल इंडस्ट्रियल एरिया होगा जहां पर दूरसंचार उपकरणों और उससे संबंधित तमाम प्रौद्योगिकियों के निर्माण के लिए आवश्यक जो भी चीजें हैं, चाहे आपका उद्योग हो गया, चाहे अनुसंधान फैसिलिटीज हो गई, आपूर्ति श्रृंखला हो गया, सहायक इकाइयां हो गई, ये सारी चीजें एक ही जगह पे मौजूद होंगी। तो ओवरऑल भारत में जो आपका टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विनिर्माण के लिए जितनी भी चीजें आपको चाहिए वो सारी चीजें एक ही जगह पे मौजूद होंगी जिससे हम ज्यादा से ज्यादा टेलीकॉम उपकरण जो है उनका विकास कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इसमें अगर हम केंद्र और राज्य सरकार की भूमिका की बात करें तो इसमें केंद्र की भी भूमिका है और इसमें राज्य की भी भूमिका है। सबसे पहले केंद्र सरकार की भूमिका अगर आप देखें तो केंद्र सरकार इसके लिए 500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो है यहां पर सबसे पहले उपलब्ध कराएगी और इसके साथ साथ परियोजना को नीति और संस्थागत सहयोग जो है वो भी केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य सरकार या मध्य प्रदेश की सरकार की भूमिका अगर आप देखें तो राज्य सरकार जो है वो रियायत दर पर भूमि उपलब्ध कराएगी, रियायत दर पर विद्युत उपलब्ध कराएगी, बिजली उपलब्ध कराएगी, पूंजीगत सहायता कैपिटल जो है वो यहाँ पर उपलब्ध कराएगी, अनुसंधान और डेवलपमेंट पर यहाँ पर राज्य सरकार जो है वो ध्यान देगी। तो केंद्र सरकार की अपनी अलग भूमिका है और राज्य सरकार की अपनी अलग भूमिका है, ये भी यहाँ पर आपको याद रखना है। तो ये राज्य और केंद्र दोनों की इंटीग्रेटेड स्कीम है, दोनों की ज्वाइंट स्कीम है, ये सवाल भी हमसे पूछा जा सकता है। तो हमने देखा आपका भारत का जो फर्स्ट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन है उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देख लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है आपका नक्शा इनिशिएटिव को लेकर के या नक्शा स्कीम को लेकर के। सबसे पहले टॉपिक चर्चा में क्यों आया है?
वो एक बार अगर हम देखें तो सबसे ये टॉपिक चर्चा में इस वजह से आया है क्योंकि गोवा में भूमि अभिलेख और बंदोबस्त निदेशालय द्वारा गोवा के 3 क्षेत्रों में, सबसे पहले आपका मरगांव, कुनकोलिम और पणजी, इन 3 क्षेत्रों में नक्शा फुल फॉर्म अभी हम देखेंगे, नक्शा पायलट कार्यक्रम के अंतर्गत 1 माह की सत्यापन प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है। अब सबसे पहले नक्शा है क्या, नक्शा की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। नक्शा की फुल फॉर्म है नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। तो यहाँ पर ओवरऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके इसके बारे में आपको पता होना चाहिए वो ये है कि आपका ये भौगोलिक सूचना प्रणाली है, जियोस्पेटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कि सारी जानकारी जो है वो आपका जमीन से जुड़ी हुई जानकारी जो इंटरनेट है या ऑनलाइन है वहां पर मौजूद होगी। डिजिटल भूमि मानचित्रण है, यानी कि सारा जो आपका मैप है, उस पूरे क्षेत्र का जो मैप है वो ऑनलाइन रूप में मौजूद होगा। और ये आपका अर्बन हैबिटेशन को कवर करता है। अर्बन हैबिटेशन यानी कि शहरी क्षेत्रों को कवर करता है। मुख्य तौर पर आपका शहरों को इसमें टारगेट किया गया है। इसका उद्देश्य शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों की भूमि का अत्यधिक सटीक डिजिटल मानचित्रण जो है वो तैयार करना है। ये कार्यक्रम भूमि संसाधन विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स द्वारा डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम के तहत जो है संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अगर आप देखें, इसका उद्देश्य है शहरी भूमि का सटीक डिजिटल मानचित्रण तैयार करना, भविष्य के नगर नियोजन को बेहतर बनाना, क्योंकि जब हमारे पास शहरों का नक्शा मौजूद होगा, शहरों की जानकारी मौजूद होगी, तभी हम बेहतर तरीके से शहरों की प्लानिंग कर पाएंगे। इसके अलावा सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिताओं की योजना को सरल बनाना और आधुनिक डिजिटल भूमि अभिलेख प्रणाली विकसित करना, यानी कि सारा डेटा जो है वो हमारे पास जब डिजिटल फॉर्म में मौजूद होगा तो हम अपने लैंड को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अभी अगर आप देखें, क्योंकि सारा डेटा जो है वो डिजिटल मौजूद नहीं है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या आती है कि लड़ाई आपको देखने को मिलती है, डिस्प्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं, सारे केसेस आपके कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो इन केसेस से निपटने के लिए हमारे पास एक डिजिटल रिकॉर्ड मौजूद होना चाहिए, ताकि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता भी है तो उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम आसानी से डिजिटल मैप को देख सकें और उससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो ये नक्शा इनिशिएटिव जो है उस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हालांकि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर आपको याद रखना है वो पॉइंट ये है कि ये जो इनिशिएटिव है ये किसी भूमि से संबंधित विवाद जो है, अगर कोई विवाद पहले से न्यायालय में मौजूद है या अगर कोई विवाद जो है वो प्रशासन के समक्ष मौजूद है, लंबित है, तो नक्शा उस विवाद को पर निर्णय नहीं करेगा। यानी कि नक्शा इनिशिएटिव जो है उसमें उस विवाद का फैसला नहीं किया जाएगा। उसमें यह नहीं तय किया जाएगा कि इस विवाद में जमीन किसकी है, जमीन किसकी नहीं है, ये बाद में तय किया जाएगा। जब न्यायालय उस पर अपना फैसला दे देगा तब नक्शा इनिशिएटिव के तहत उसको अपग्रेड कर दिया जाएगा। तो जो चीजें पहले से विवादित हैं उन पर नक्शा इनिशिएटिव में कोई भी काम नहीं होगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला जो हमारा टॉपिक है ये आपका कल्पसर प्रोजेक्ट को लेकर के है। कल्पसर प्रोजेक्ट आपका चर्चा में इस वजह से आया है, ये मुख्य तौर पर आपका गुजरात सरकार का प्रोजेक्ट है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से इसकी जानकारी जो है वो संसद में प्रदान की गई थी, तो इसी वजह से पूरा टॉपिक चर्चा में आया है। ये टॉपिक अगर आप देखें, राज्यसभा में सरकार ने गुजरात सरकार की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना की जो प्रगति है उसके बारे में जानकारी प्रदान की। ये परियोजना खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ खंबात में एक विशाल बांध बना करके विश्व के सबसे बड़े तटीय मीठे जलाशयों यानी कि कोस्टल फ्रेश वाटर रिजर्वायर में से एक का निर्माण करने का प्रस्ताव करती है। कल्पसर परियोजना में क्या होगा वो अगर आप देखें, ये परियोजना आपका गुजरात सरकार की एक महत्वाकांक्षी जल संसाधन परियोजना है, एक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट स्कीम है। इसका उद्देश्य मीठे जल का जलाशय तैयार करके सौराष्ट्र, जो सौराष्ट्र महाराष्ट्र का इलाका है जहां पर सौराष्ट्र गुजरात का वो इलाका है जहां पर पानी की उपलब्धता थोड़ी सी कम रहती है, तो यहाँ पर इस पूरे इनिशिएटिव का प्राथमिक उद्देश्य यही है कि एक मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाए और उसके माध्यम से सौराष्ट्र के क्षेत्र में जल उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। इसके प्रमुख घटकों की अगर आप बात करें, मेन कंपोनेंट क्या है इसमें मेन कंपोनेंट है आपका पहले एक विशाल तटीय मीठा जल जो है, मीठे जल का जलाशय जो है वो तैयार करना, सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना खासतौर पर सौराष्ट्र के क्षेत्र में, सड़क और गलियारा रेल गलियारा जो है वो भी इसमें शामिल किया गया है। तो जो आपका बांध बनाया जाएगा, जो डैम बनाया जाएगा, उस डैम के ऊपर सड़क कम रेल कॉरिडोर जो है वो भी डेवलप किया जाएगा। तो जो बांध है, बांध के ऊपर एक रेल कॉरिडोर बनाया जाएगा, वो कंपोनेंट भी इसमें शामिल है। इसमें सहायता जो है, इसमें नीदरलैंड भारत की सहायता कर रहा है। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में नीदरलैंड भारत की सहायता कर रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि जो आपका कल्पसर प्रोजेक्ट है इसको डेवलप करने में कौन सा देश भारत की सहायता कर रहा है? नीदरलैंड भारत की सहायता कर रहा है। इसके अलावा परियोजना के अंतर्गत 2470
मेगावाट हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा विकसित करने पर भी का भी प्रस्ताव आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो डैम है उस डैम से मीठा पानी तो हम उपलब्ध कराएंगे ही, उस डैम से लोगों को सिंचाई का पानी भी उपलब्ध कराएंगे, उस डैम से रेलवे का भी कॉरिडोर डेवलप होगा और उस डैम से बिजली भी उत्पन्न की जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट इसमें आपको देखने को मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है आपका गुजरात सरकार की तरफ से शुरू किया गया है, इसकी जानकारी सरकार ने प्रदान की है। चलिए अब यहां से हम बढ़ते हैं आगे और अगला जो हमारा टॉपिक है और संभवतः आखिरी टॉपिक है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन को लेकर के। तो नेशनल टेक्सटाइल मिशन जो है, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन जो है, ये भी चर्चा में इस वजह से आया है क्योंकि सरकार ने इसकी जानकारी लोकसभा में प्रदान की है। तो लोकसभा में सरकार ने बताया कि राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन जो है, इसके माध्यम से भारत में तकनीकी वस्त्र उद्योग को लगातार सरकार बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। सरकार के अनुसार अगर आप देखिए, सरकार के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के तकनीकी वस्त्र क्षेत्र ने 3420.20 करोड़ का शुद्ध ट्रेड सरप्लस दर्ज किया था। नेट ट्रेड सरप्लस जो है वो यहां पर दर्ज किया गया था, जो कि ये दिखाता है कि भारत का जो आपका टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो भारत के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर आप सबसे पहले तो आपके मन में यही सवाल उठना चाहिए कि टेक्निकल टेक्सटाइल होता क्या है, तकनीकी वस्त्र क्या होते हैं। तकनीकी वस्त्र के बारे में हमको पता होना चाहिए। तकनीकी वस्त्र मुख्य तौर पर आपका ऐसे वस्त्र होते हैं जिनका उपयोग मुख्य रूप से किसी फंक्शनल कार्य के लिए, किसी औद्योगिक कार्य के लिए, किसी साइंटिफिक कार्य के लिए या किसी टेक्निकल कार्य के लिए किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने भी कपड़े पहने हैं, मैंने भी सामान्य तौर पर कपड़े पहने, ये टेक्निकल कपड़े नहीं है। जैसे टेक्निकल कपड़े कौन से होते हैं, जब मान लीजिए आप जो है किसी लैब में काम करते हैं। जब आप लैब में काम करते हैं तो लैब में काम करते समय आपको कुछ स्पेशल कपड़े पहनने होते हैं, उसको टेक्निकल कपड़े कहते हैं। या आप जो है फायर फाइटर्स को आपने देखा होगा जो कि आग से निपटने का काम करते हैं, वो कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उनको टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है। आपने बॉम्ब स्क्वाड को देखा होगा, बॉम्ब स्क्वाड के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी कुछ विशेष प्रकार के कपड़े पहनते हैं, उसको टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर्स जो ड्रेस पहनते हैं, जब आप ऑपरेशन करने जाते हैं तो डॉक्टर्स जिस तरीके के कपड़े पहनते हैं उसको भी टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है। तो ऐसा कोई भी कपड़ा जो किसी विशेष काम के लिए इस्तेमाल होता हो, चाहे वो आपका टेक्निकल काम हो, चाहे आपका साइंटिफिक काम हो, चाहे आपका मेडिसिन से जुड़ा काम हो, चाहे आपका मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा काम हो, तो ऐसा कोई भी कपड़ा जो किसी विशेष काम में इस्तेमाल होता हो उसको टेक्निकल टेक्सटाइल कहा जाता है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होता है वो हमने यहां पर देखा। ये टेक्सटाइल बेसिकली आपका परिधान या सजावट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इसका कोई फंक्शनल इस्तेमाल होता है, इसका कोई विशेष काम होता है जिसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से टेक्निकल टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यानी कि नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन की जो है शुरुआत की गई थी। इस मिशन को 2020 में शुरू किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि भारत में तकनीकी वस्त्रों के स्वदेशी विकास को, वाणिज्यीकरण को, उत्पादन को, उपयोग को, जागरूकता को और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा दिया जाए। इसके उद्देश्य से सरकार ने 2020 में इस पूरे मिशन की शुरुआत की थी। इसके अलावा आपने पीएलआई स्कीम के बारे में भी सुना होगा। पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम के बारे में आपने सुना होगा। ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम है, इस स्कीम में भी बेसिकली आपको पता है, इस पूरी स्कीम में सरकार ने 14 क्षेत्रों को लेकर के इस पूरी स्कीम की शुरुआत की है, जिसमें से एक क्षेत्र टेक्निकल टेक्सटाइल भी है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए भी सरकार की तरफ से प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की शुरुआत की गई है। ये भी हमसे पूछा जा सकता है। ये भी एक बार मुझे याद है एक टेस्ट सीरीज में ये पूछा भी गया था कि आपका इनमें से कौन से क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी, जिसमें से एक टेक्सटाइल मिशन भी था। तो मेरा जो गलत हुआ था वो इसी की वजह से गलत हुआ था, क्योंकि मैंने टेक्सटाइल मिशन को बाहर कर दिया था। तो यहां से तो मुझे अभी तक वो याद है, तो इस तरीके से आपको भी ये याद रखना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो होता है समाप्त। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि सेल प्रसारण चेतावनी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा स्टेटमेंट है, ये प्रणाली सामान्य चेतावनी प्रोटोकॉल पर आधारित एकीकृत चेतावनी प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, इसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग, केंद्रीय जल विभाग तथा भारतीय वन सर्वेक्षण जैसी 5 एजेंसी सम्मिलित हैं। 5 एजेंसी यहाँ पर सम्मिलित हैं। और तीसरा हमारा स्टेटमेंट है, चेतावनी संदेश संबंधित राज्य की भाषा में अनुवादित कर भौगोलिक लक्षित क्षेत्र के मोबाइल उपयोगकर्ताओं तक भेजे जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर इसी नोट के साथ करते हैं आज की अपनी वीडियो को हम समाप्त। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सारे पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।